सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के शो में मेरे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब। मैं और अतर काज़मी साहब अब हफ्ते में 3 दिन आपके साथ एक ही तस्वीर के दो रुख पेश किया करेंगे। आज सबसे पहले बात करते हैं 26वीं आईनी तरमीम पर। मैं खसूसी मुबारकबाद देता हूँ जमहूरियत की इस फतह पर अतर काज़मी साहब को। पाकिस्तान में एक बिल्कुल जमहूरी अंदाज में एक नई आईनी तरमीम हुई है, नई जमहूरी तारीख लिखी गई है। तो मैं खसूसी मुबारकबाद यहाँ देना चाहता हूँ अतर काज़मी साहब को कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत की फतह है। जो काज़मी साहब, आपको मुबारक हो। आप इस तरमीम की पाकिस्तान के आइंदा मंजरनामे पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इस तरमीम का आइन से उतना ही ताल्लुक है जितना इस वक्त जो लोग हैं इख्तिदार में, और जिनका जमहूरियत से जिनका आप कह सकते हैं कि ताल्लुक हो। इशू ये है कि ये तरमीम जनाब कोई जमहूरियत के लिए तो की नहीं गई कि रात गए हर चीज ये रात की तारीकी में मुजम्मिल साहब करते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि इतनी कौन सी जल्दी थी कि इस तरह ये तरमीम लाई गई। बुनियादी तौर पे अदलिया को कंट्रोल करना मकसद था, और आपने भी तकारीर सुनी कि जो ही उनको पता चला कि उनके नंबर पूरे हो गए हैं, वहां पे एक बंदे ने भी खड़े होकर नहीं कहा कि इससे अवाम को ये फायदा होगा। वहां पे जोर किस चीज पे था कि ये 8 जजेस ने गैंग अप कर लिया, इनका हम ये कर देंगे, उनका हम वो कर देंगे। अदलिया को धमकियां लगाई गई, अदलिया की तस्दीक की गई। तो मेरे ख्याल में सैड डे फॉर डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के अंदर कोई भी जमहूरियत पसंद हो, मुझे पता है आपके एक्सेप्शन हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी जमहूरियत पसंद शख्स जो है इसको आइन जमहूरियत और जो है ना उसकी कोई फतह करार देगा। देखें अतर कातमी साहब, अब मुझे उम्मीद है कि आप इस शो में मुझे भी मेरा मौकफ देने की इजाजत दिया करेंगे। जी और जी, आप हम अपना मौक़िफ़ प्रूफ दें दें सर, आप अपना मौक़िफ़ दें। हम उनसे सुना भी करेंगे। सवाल ये है कि इस मुल्क में जुडिशल एक्टिविज्म अपनी इंतहा को पहुंच गया था, और इस मुल्क की अदालतें जो हैं, हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंटरवेंशन के खिलाफ हैं। लेकिन जितने खिलाफ हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन के हैं, उससे ज्यादा खिलाफ हम जुडिशियल एक्टिविज्म के और जुडिशरी की पॉलिटिकल इंटरवेंशन के हैं। और हमें ये बात माननी चाहिए कि पाकिस्तान की जुडिशरी भी एक एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे बिहेव कर रही थी, पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्क्रिप्ट को रीराइट करने की और अपनी मर्जी का लिखने की कोशिश कर रही थी। उसके फैसलों में इंसाफ से ज्यादा सियासी सहूलतकारी नजर आ रही थी। उसके फैसलों में आइन और कानून से ज्यादा री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नजर आ रहा था। उसके फैसलों में फैसले कम और वजाहतें ज्यादा नजर आ रही थी, जो किसी भी तरह किसी मुल्क की जमहूरियत के लिए कोई अच्छा नेक शगुन नहीं है। हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि चूंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, लिहाजा जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट का वजूद भी बहुत जरूरी है। हमें उसको खत्म करने के लिए इसके खत्म करने के इकदाम भी साथ साथ करनी है। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान में जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट के वजूद के खात्मे का दिन था। मैं समझता हूँ ये जुडिशियल एक्टिविज्म के खात्मे का दिन था। मैं समझता हूँ वोट की ताकत से, पार्लियामान ने अपनी ताकत से जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट के वजूद को सरनगू किया है और उसको कहा है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करे, और जो आइनी मामलात हैं उनके लिए अलग अदालत बनाई है, ताकि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो तो खुद को आर्मी चीफ से भी ज्यादा ताकतवर समझने लग गया है। वो डैम भी बनाता है, वो हर फैसला वो समझता है वो कर सकता है। तो मेरे ख्याल में इससे जमहूरियत मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। मतलब कि मुजम्मिल साहब, आपने तो वो कहा कि चीफ जस्टिस ये बनाता है वो बनाता है, आपने ये जो पूरी स्टोरी बनाई है तो मुझे तो अल्ताफ भाई याद आ गए कि एक पपी इस तरफ एक पपी उस तरफ। मतलब आपने इतना खूबसूरत चेहरा खींचा है इस हाँ। बदनुमा एपिसोड का कि कुछ लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैं भी कायल हो जाऊंगा। इशू ये है कि इस वक्त क्या ये जो तरमीम की गई है, क्या ये जमहूरियत के लिए की गई है, क्या ये अदलिया की बालादस्ती को खत्म करने के लिए की गई है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती बरकरार रखने के लिए की गई है?
क्या ये जो तरमीम है ये ईवान के अंदर से इनिशिएट हुई है या कहीं से हुक्म आया है? क्या ये अपने वोटों से हुई है या लोगों को वहां पे जबरदस्ती बैठा के या खरीद के, उनके ईमान खरीद के, जमीर उनके जगा के वो हुई है? जिन लोगों के पास वहां पे मेजोरिटी नहीं थी, जो लोग बाहर से इनको लोग लाने पड़े, और जो कुछ भी हुआ, अख्तर मैंगल साहब जो कहते रहे, कामरान मुर्तजा साहब ने जो कहा, वो सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये तरमीम जिस तरीके से की गई है उसमें ना जमहूरियत का ख्याल था, ना अवामी राइट्स का ख्याल था, और उसके बाद जो तकारीर हुई उससे ये चीज वाज़ेह हो गई। अब ये एक देखिए ना, बयानिया बनाने की कोशिश होगी। अब मियां साहब ने कल एक बेवजन शेर पढ़ा वहां पे, जिसकी मौलाना साहब ने निशानदेही की कि ये शेर बेवजन है। तो इसी तरह अब कोई भी जो इस तरह का बयानिया बनाने की कोई भी कोशिश करेगा तो वो एक बेवजन बयानिया है। जिस तरह मियां साहब की सियासत बेवजन हो गई है, बयानिया बेवजन हो गया, अब तो उनके शेर भी बेवजन हो गए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो तरमीम लाई गई है ये ज्यादा देर सस्टेन कब कर सकेगी, ये नहीं कर सकेगी। आज जब हेडलाइंस लगी हुई हैं अखबारात में कि जुडिशरी के विंग्स क्लिप कर दिए, ये तो बुनियादी तौर पे इंसाफ के विंग्स क्लिप किए। लेकिन देखें, इसमें मैं एक चीज आपसे वैसे पूछना भी चाहूंगा मुजम्मिल साहब, आपको लगता है कि मौलाना साहब का जो इत्तेहाद था मियां साहब, सॉरी, खान साहब की जमात के साथ, उसकी वजह से काफी हद तक इसमें टोन डाउन हुई है ये तरमीम? अगर वो इत्तेहाद ना होता तो इससे भी ज्यादा मतलब कि एक और खौफनाक शक्ल में ये मंजूर होनी थी। अच्छा, एक तो मैं आपके ना शुरू वाले जो हिस्सा है आपके कमेंट का, उसमें मैं अपना मौकफ जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि नाजरीन तक आपकी एकतरफा राय जो है ना, वन साइडेड नैरेटिव नहीं पहुंचना चाहिए, और नाजरीन को दोनों तस्वीर के दोनों रुख मिलने चाहिए। देखिए, क्लिप किया गया है पॉलिटिकल जजेस को। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल जजेस के जो पॉलिटिकल अजाइम थे, सियासी अजाइम थे, पार्लियामान ने उसके आगे बंद बांधा है। पार्लियामान ने सियासी जजेस और सियासी जजेस के सियासी अजाइम के आगे बंद बांधा है, और पार्लियामान ने जुडिशरी को इस बात का पाबंद किया है कि आपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, और आपने अपनी सोच के मुताबिक फैसले नहीं करने। क्योंकि अगर किसी ने अपनी सोच के मुताबिक कोई फैसला करना है तो वो सियासत कर ले और अपनी सोच लोगों को बताए, वोट हासिल करे, आए, रिफॉर्मिस्ट बने। वो जज नहीं बन सकता। अगर कोई जज साहब ये समझते हैं कि जी मेरे ख्याल में धांधली हुई है, तो उनका ख्याल नहीं चल सकता। उनको सबूत, आइन कानून के मुताबिक फैसला करना है। उनको अपना ख्याल चलाना है तो वो काउंसलर का इलेक्शन लड़के देख लें कि उनका ख्याल कितना पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। तो बाकी पे एक चीफ जस्टिस ने पहले सियासी जमात बनाकर देख भी ली है, तो हमें समझ भी है कि वो कितने पॉपुलर होते हैं ये। तो लिहाजा मेरे ख्याल में पॉलिटिकल जो जजेस हैं उनके लिए ये यकीनन एक स्याह दिन था। और बाकी अदलिया की आज़ादी को कोई खतरा नहीं है, जजेस ने ही फैसले करने हैं। आईनी अदालत में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही होंगे। कोई, मेरा मतलब है कि हम पीटीआई के लोगों को नहीं बिठा लेंगे, ना पीएमएलएन के लोगों को बिठाएंगे, और बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस ही होंगे। ये जो हम ख्याल बेंचेस और हम ख्याल था, उसका एक दौर जरूर खत्म करने की कोशिश की गई है। अब जो आपने जेयूआई और पीटीआई की बात की कि तरमीम को नरम करने में मौलाना ने बड़ा किरदार अदा किया है, देखिए, पीटीआई को ये मानना चाहिए कि ये उनके लिए मौलाना ने कोई किरदार अदा किया है, लेकिन हुकूमत को तो ये मानने की जरूरत नहीं। हुकूमत की 2-3 बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स थे जो वो करना चाहती थी इस तरमीम से। एक, वो चीफ जस्टिस लगाने का तरीकाकार बदलना चाहते थे, मौलाना ने उसके लिए रास्ता दिया है। लिहाजा वो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो एक आईनी अदालत बनाना चाहते थे, मौलाना ने उसका नाम बेंच रख दिया, लेकिन अगर उसका सरबराह पार्लियामानी कमेटी लगा रही है तो वो बेंच है या अदालत है, उसकी खुद मुख्तारी इंश्योर हो गई है, आपने नाम ही बदला है। लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का जो मोटिव था वो पूरा हो गया, क्योंकि अगर आप आईनी अदालत भी लगाते तो उसका सरबराह पार्लियामानी कमेटी ने लगाना था। आपने आईनी बेंच का सरबराह भी पार्लियामानी कमेटी को लगाने का इख्तियार दे दिया। तो मेरे ख्याल में ये अल्फाज का गोरख धंधा है। आप फतह का जश्न जेयूआई को दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के 100% जो मकासद हैं या वो जो तरमीम लाना चाहती थी वो पूरी हो गई। और ये जो कहा जा रहा था कि 25 से पहले तरमीम करनी है, तो वो तो इन 2 मकासद के लिए करनी थी। बाकी अगर इस आइन में 26 तरमीम हो सकती हैं तो 27 भी हो सकती हैं, 28 भी हो सकती हैं, 29 भी हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में 26वीं तरमीम के जो अहदाफ हुकूमत ने तय किए थे वो 100% हासिल हो गए हैं। बाकी फॉर द गैलरी, जेयूआई के पास भी फतह का जश्न मौजूद है, पीटीआई के पास भी फतह का जश्न मौजूद है, और इट्स अ विन विन स्टोरी फॉर एवरीवन। यही जमहूरियत है कि अच्छा, इसमें मैं सब इससे चीज। वैसे
नहीं, मेरे ख्याल में इसमें आइन, कानून और जमहूरियत की तो बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई है कि आपकी ख्वाहिश है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें चलाएं, जहां पे वफाकी वुज़रा बैठ के बातें करें कि जी इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा। कौन सा ऐसा डर है, कौन सा ऐसा खौफ है? और फिर 63A वाला जो फैसला आया और उस फैसले के नतीजे में जिस तरह फिर मंडियां लगी, वो दोबारा छांगा मांगा की यादें ताजा हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली 2024 में हमारी ख्वाहिश थी कि जमहूरियत मजीद मजबूत होगी, लेकिन जिन्होंने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, तो आज तो ये सूरत हाल को 2004 से भी पीछे ले गए इस दौर में, जहां पे अदलिया की ये हालत हो गई है कि अब लगता है इस तरह है कि हुकूमत बैठ के फैसला करेगी कि जनाब अदलिया को हमने किस तरह चलाना है और कौन सा फैसला किधर से आएगा, कौन सा जज हमने किधर लगाना है। ये सारा मामला शुरू हुआ था 6 जजेस के, वो जो खत वाला मामला था, वो मामला उधर ही फंसा हुआ है। और फिर उससे पहले जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, उसके ऊपर भी जिस तरीके से अदालत को डिफाई किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इसके बाद रूल ऑफ लॉ की बात करना, जमहूरियत की बात करना, वो तो मुनासिब नहीं है। पर एनीवे, ये चीजें अब जिस तरीके से चल रही हैं गुज़िश्ता 2-3 सालों से, उसमें रोज ब रोज जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही थी, उसका एंड नतीजा तो यही था कि आपने बिल्कुल फिर किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करना। और इसमें सबका किरदार है, हर किसी ने अपना अपना किरदार अदा किया। ऑब्वियसली सियासी जमातों का भी किरदार है, इसमें मीडिया का भी किरदार है, इसमें दीगर लोग दोस्तों का भी किरदार है। लेकिन मौलाना साहब के हवाले से मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने बातचीत तो वो करते रहे, लेकिन ये जो शब खून मारा गया अदलिया के ऊपर, इसमें मौलाना का किरदार भी कोई मिसाली नहीं है। मौलाना ने अगर इसको थोड़ा सा डिले किया, थोड़ा सा इसको लेजिटिमेसी देने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, लेकिन शब खून तो उसी तरीके से मारा। और फिर आप ये क्या कहेंगे मुजम्मल साहब, जो तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे आ गए, वो आप समझते हैं कि जमीर की आवाज थी? वो अचानक वैसे ही वहां पे पहुंच गए। फिर वो जैन कुरैशी और दीगर लोग भी अब वीडियोस पैगाम जारी करके वजाहतें दे रहे हैं। तो डू यू रियली थिंक कि वहां पे जो पीटीआई के लोगों ने आके वोट दिया, वो जमहूरियत के लिए और उन्होंने अपनी जमीर की आवाज के मुताबिक दिया, सर? जी जी, वो आजाद अरकान थे, वो पीटीआई के अरकान नहीं थे। और वो मुबारक जेब हो, उसने पीटीआई के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ा। अलियास हो, उसने इलेक्शन से अगले दिन बतौर आजाद काफ लीग ज्वाइन की। बाकी जो लोग थे, आइन में अगर आइन बनाने वालों ने ये लिखा है कि अरकान असेंबली अगर वोट डालेंगे तो वो डी-सीट होंगे, तो जज ये नहीं कह सकता कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। मैं किसी जमहूरियत में, किसी मुल्क, तहजीब याफ्ता मुल्क में किसी जज को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी सोच और अपनी मर्जी के मुताबिक आइन को अमेंड कर ले। ये फाशिज्म है, चाहे जुडिशल फाशिज्म है। मैं इसको जुडिशल आमरियत कहता हूँ, जुडिशल फाशिज्म कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मतलब उसको उसकी असल हालत। अच्छा, बात तो सुन, इस मुजम्मल अगर साहब, अगर एक चीज एक ऐड कर लीजिएगा ना, इसमें ऐड कर लीजिएगा, क्या फिर ये सियासतदानों को इख्तियार दे दिया जाए कि वो जो फैसला उनकी मर्जी का आएगा वो उस पर अमल दरामद करेंगे? और अगला चीफ जस्टिस कौन होगा ये भी बता दीजिएगा। अब तो मेरे ख्याल में मियां साहब को ही लगा दें, जिस किस्म की तरमीम हो रही है, इसलिए कि जज को तो इख्तियार आपने देना नहीं कि वो कोई फैसला करे, तो फिर मियां साहब को बना दें चीफ जस्टिस, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? देखें, इस जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है, उसकी तजहीक और उसकी तजलील जुडिशरी ने खुद की। जब आपने सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस को एलिवेट किया, तो आपने, मैं आज सलमान अकरम राजा साहब का एक ट्वीट 2014 का पढ़ रहा था कि जब उनकी पसंद का जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुआ, तो उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है जुडिशरी में, ये मेरिट की खिलाफ वर्जी है। जब जुडिशरी ने सीनियरिटी के प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन में रेडिक्यूल किया, और फिर आप देखें लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में आपने तीसरे नंबर वाली जज को चीफ जस्टिस बनाया और ऊपर वाले दो को आपने सुपरसीड कर दिया। जब एक बात जुडिशरी खुद मानती है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल कोई ऐसा तकद्दुस और मुकद्दस प्रिंसिपल नहीं है जिसको फॉलो किया जा सके, जुडिशियल कमीशन उसको रेडिक्यूल करता है, उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसको रेडिक्यूल करती है, तो फिर अगर पार्लियामान ने ये कानून बना दिया कि पहले 3 में से चीफ जस्टिस होगा, तो ये कौन सी, मेरा मतलब है कि जुल्म कर दिया पार्लियामान ने। जो काम अदलिया खुद कर रही है, जो वो मुसलसल कर रहे हैं पिछले 10 साल से,
सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस को लाकर, हाई कोर्ट्स में जूनियर जजेस को चीफ जस्टिस लगाकर उसको अगर आइन और कानून का कवर दे दिया गया है, पहले तो वो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जुडिशरी कर रही थी, उसको लेजिटिमेट किया गया है, तो पाकिस्तान की जुडिशरी को तो उस पर खुश होना चाहिए कि एक काम वो जो 10 साल से गलत तरीके से कर रहे थे उसका एक सही तरीका डिफाइन किया गया है। या तो आप कहें ना कि पाकिस्तान की अदलिया ने आज तक कभी सीनियरिटी के प्रिंसिपल को डिफाइन नहीं किया और उन्होंने इस प्रिंसिपल को तकद्दुस और मुकद्दस हैसियत दिए रखी और अब पार्लियामान ने इसको रेडिक्यूल कर दिया। ऐसा तो नहीं है। आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल, इसमें मुजम्मल साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड कर लूं। आलिया नीलम के नॉमिनी मंसूर शाह साहब हैं। जी, मैं छोटी सी चीज ऐड कर लूं। जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सीनियरिटी का प्रिंसिपल अल जहाद ट्रस्ट केस के बाद से तय है, और ख्वाजा आसिफ साहब टीवी पे बैठ के कहते थे कि आर्मी चीफ की तैनाती भी वैसे होनी चाहिए जैसे चीफ जस्टिस की होती है, क्योंकि फिर लॉबिंग करते हैं, कोई ये पैगाम भिजवाता है, कोई वो पैगाम भिजवाता है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती भी उस तरह कर दी। अब ये भी मुतनाज़ा हो जाएगा, यहाँ पे भी लोग लॉबिंग करेंगे, यहाँ पे भी डिफरेंट नाम आएंगे, अपने मनपसंद को आगे लाने की कोशिश होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये प्रिंसिपल सेटल है कि जो चीफ जस्टिस होता है वो सीनियर मोस्ट होता है। अगर सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस नहीं बनाना तो फिर अगर वो इस काबिल नहीं है तो वो जज वहां पे बैठा हुआ क्यों है? और ये जो हाई कोर्ट में हुआ, यकीनन वो आपने दुरुस्त फरमाया कि वैसा हुआ है, लेकिन वहां पे ये प्रिंसिपल सेटल नहीं है। यहाँ पे तो ये प्रिंसिपल सेटल हो चुका हुआ है और उसको तब्दील किया गया। और वैसे ये भी मुझे बता दें कि आपकी नजर में अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? मंसूर अली शाह साहब होंगे या अफरीदी साहब होंगे? आईनी बेंच को अमीनुद्दीन साहब हेड करेंगे? क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये फिर आपको कहूं कि यू कैन नॉट क्रिएट आइलैंड्स इन अ सोसाइटी। आप किसी माशरे में जजीरे नहीं बना सकते। माशरा एक हमाजहती, यकजहती और इंटीग्रेटेड होता है। ये कैसे मुमकिन है कि हाई कोर्ट के लिए तो एक असूल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए होगा? क्यों? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक मिनट सर, जजमेंट मौजूद है ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है ना। तो आपने उस जजमेंट को डिफाई किया ना, उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में। या तो आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट ओबे करती पाकिस्तान की अदलिया, उसकी सैंक्टिटी को, उसके तकद्दुस को ओबे करती पाकिस्तान की अदलिया, और वो कहती कि जी अल जहाद ट्रस्ट का फैसला हम ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में ओबे करते हैं। मसलन मैं क्यों कहता हूं ये सियासी अदलिया है? इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बिल को फुल कोर्ट ने वैलिडेट किया ना वैलिडेट। उसके बाद इन्होंने उसको बाद में आप आपने बाद में ऑर्डिनेंस ला के तब्दील कर दिया और काजी फायज ईसा साहब ने उस ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल दरामद भी कर दिया। मतलब सबके सामने है ये तो। सुने, इन्होंने उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटीज हाई कोर्ट्स में क्यों नहीं बनाई? फिर इसलिए कि चीफ जस्टिस जो है वो अपनी हेजेमनी खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में तैयार नहीं थे। ये आइन और कानून के तहत काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये सियासी अदलिया है। मसला ये मुजम्मिल साहब, ये हुकूमत के अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी ख्वाहिश है कि ये हुकूमत के अंडर काम करें, हुकूमत इनको बताए ये करो, मतलब हुकूमत बना दे एक बिल, इसलिए कि हुकूमत को पता है कि लाहौर हाई कोर्ट से हमें कोई इशू नहीं है, तो हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से खुश है। हुकूमत को पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें बड़ा मसला है, तो वहां पे इनको इशू है। तो ये बुनियादी तौर पे तो अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये बहस तो चलती रहेगी, वक्त की भी कमी है। जरा वो तो बताए ना कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? मुझे नहीं पता कौन होगा, लेकिन मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर तो नहीं हो सकते। वैसे तो मेरे ख्याल में तो जिस तरह के हालात हैं, मेरे ख्याल में आप भी एक मौजू कैंडिडेट होंगे। अदालत तो आप मीडिया पे भी लगाते हैं और फैसले भी सुनाते हैं। लिख दिया गया है कि पहले 3 में से होगा। वहां कौन सा लिखा गया 5 में से, 7 में से, 14 में से होगा? वहां लिखा गया 3 में से होगा, तो 3 में से होगा। और अब अच्छा, वैसे आप कुछ दोस्त ये बता रहे हैं मुजम्मिल साहब कि हो सकता है कि या अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस बन जाएं और अमीनुद्दीन साहब को जो है वो जो आईनी बेंच है उसका सरबराह बना दिया जाए। लेकिन ये अभी इस वक्त मुसद्दका इतलात तो नहीं है, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। आखिर में आपसे एक चीज ये भी मैं पूछना चाह रहा था कि वो सोहेल वड़ाइक साहब ने कोई कॉलम लिखा है कि कौमी हुकूमत बन सकती है। ये आजाद वालों ने मुझे भेजा हुआ था कि जी आप बताएं कि कौमी हुकूमत बन सकती है कि नहीं। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं मुजम्मिल साहब से पूछता हूँ कि सर आपकी नजर में बन सकती है कोई कौमी हुकूमत? आप तो देखिए, मेरी बात सुनिए, आप पीएचडी हैं और आप डबल पीएचडी हैं पीटीआई पर।
तो हाँ, नहीं नहीं। आपके पीटीआई किसी कौमी हुकूमत में शामिल हो सकती है? नहीं, मैं मसला ये है कि जो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप वो पीएचडी हैं तो वो फिर इस वक्त फिलहाल बैठेंगे इनके साथ कौमी हुकूमत के अंदर, लेकिन कौमी हुकूमत जिस तरह ये तरमीम की है नहीं, नहीं, इसी तरह की कोई तरमीम करके बनाई जा कौमी सकती है। का कोई वजूद नहीं हो सकता अगर पीटीआई उसमें शामिल नहीं है। आप ये बताएं, पीटीआई किसी कौमी हुकूमत में शामिल हो सकती है? देखिए, ये तो असेंबली के अंदर पीटीआई की सीटें लेके इन्होंने तरमीम कर दी, तो या तो होना कि आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पे चीजें चल रही हों। जब आइन वो और कानून को रौंदा जा रहा है तो फिर सब तो हुकूमत के हिसाब। दानिश्वर जब फिर दानिश्वर कभी बात करेंगे बांग्लादेश फार्मूले की, कभी वो कौमी हुकूमत की बात करेंगे। इशू ये है कि हम ये जो सिस्टम है, जो एक मसनूई सिस्टम क्रिएट हुआ है, हम भी अपनी दानिश्वरियों से इसको मजीद तकवीत देने की कोशिश करते हैं। इसमें बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, कैसे एक कौमी हुकूमत इस वक्त बन सकती है जहां पे नजर नहीं आती मुझे, मैं आपको बताऊं, मुझे कौमी हुकूमत कोई मुमकिन नजर नहीं आती है। और मेरे ख्याल में यही सेटअप जो है ये 2029 तक चलने के इम्कानात हैं। अगर इसने ना चलना होता तो फिर 26वीं आईनी तरमीम ही ना होती। इसको चलाना है, इसको चलाने का फैसला है। इसको जितना ताकतवर कल रात कर दिया गया है और उसको जितना मुस्तहकम कर दिया गया है, उसके बाद जरा इसको तोड़ना मुश्किल काम होगा। अच्छा, मेरी इसमें राय ये है कि मुझे ये लगता है कि गुज़िश्ता रात को जो कुछ हुआ, तो अब इस एक सिस्टम के खिलाफ एक अगर कोई रिएक्शन आएगा तो वो अब आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ पहले थी, वकला को इन्होंने पहले अपने खिलाफ कर लिया, अब जो जजेस के भी रिजर्वेशन हो गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब चीजें उस तरह चलेंगी। अगर आगे कोई तहरीक वगैरह वकला की चलती है तो मुझे लगता है कि हुकूमत के लिए थोड़ी मुश्किलात होंगी, पर ख्वाहिश तो यही है कि सिस्टम को चलाया जाए, लेकिन सिस्टम तब तक नहीं। आदमी साहब, गंडापुर साहब 3 दिन के लिए छुट्टियों पे डेरा इस्माइल खान चले गए और उनकी छुट्टियां खत्म ना हुई जब तक कि आईनी तरमीम मंजूर ना हो गई और वो पेशावर वापस नहीं आए। तो आप बेफिक्र रहें। ये जो आप मुझे कहते हैं ना कि गंडापुर 1.5 लाख लोग के पीछे ले आएगा, तो वो छुट्टियों पे था तरमीम के मौके पर। वो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और छुट्टियां एंजॉय की हैं। तो आप भी थोड़ी छुट्टियां एंजॉय करें। आपसे बुध को दोबारा मुलाकात करेंगे। आप जरा 48 घंटे छुट्टियां एंजॉय करें। ये तहरीक के ख्वाब अब जरा ख्वाब ही हैं, मुझे हकीकत जरा कम नजर आती है। इन तिलों में तेल नहीं है अब। चले, बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मल साहब, और आजाद का भी। तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी।